नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कुछ बातें हम सुनते हैं, देखते हैं, हमें अजीब भी लगता है, क्योंकि उससे क्या अर्थ निकलता है ये हमारे समझ में नहीं आता। बातें तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन उसको तर्क संगत समझना मुश्किल हो जाता है। कोई दो दुश्मन है, हम जानते हैं वो एक दूसरे के बड़े कड़े कट्टर दुश्मन है, लेकिन अचानक एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। लोगों के सामने बड़े हम अच्छे लंगोटी यार है ऐसे दिखावा खड़ा कर देते हैं, तो मन में शक पैदा होता है कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ कुछ षड्यंत्र बना रहे हैं, या दोनों मिलकर तीसरे किसी के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। ये हमारे शक मन में पैदा हो जाता है, क्योंकि जो तर्कसंगत बुद्धि होती है, हम कुछ भी बातें जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर तर्क लगा के हम वो चीजें समझना चाहते हैं। अगर दो इतने सालों से दुश्मन है, वो अचानक दोस्ती जैसी बातें क्यों करने लगे, ये हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तर्क जो होता है उसकी चौखट में नहीं बैठता। अब देखिए, बहुत सालों से हम पिछले कम से कम 3-4 दशकों से पाकिस्तान की तरफ से यहां आकर हिंसा फैलाने वाले, जिहाद के नाम पर हिंसा करने वाले, वायलेंस फैलाने वाले लोग हमने अनुभव किए। कभी झुंड में आते हैं, कभी एक दो करके आते हैं, लेकिन यहां आकर हिंसा करना, किसी भी निरपराध को मार देना, कोई भी कारण ना होते हुए भी हिंसा करना, ये हम इसका परिणाम भोगते रहे, हम अनुभव करते रहे, हमने कभी उसका जवाब नहीं दिया। वो बोला जाता है ना, 26/11 यानी 2008 के नवंबर में, जब 26 तारीख को एक पाकिस्तान का टोला समुद्र मार्गे मुंबई पहुंचा था, और जो रास्ते में दिखे उसको गोली दाग दाग कर मार रहा था। 200 के आसपास लोग इन्होंने मार डाले थे, कई 5 स्टार होटल में, कई अस्पताल में, कई रास्ते पर, कई रेलवे स्टेशन पर, जहां मिले उधर कैसे भी लोग मारे थे, मानो कीड़े मकोड़े जैसे लोग मारे थे। लेकिन उसका भी जवाब उस समय के यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार ने दिया नहीं था। ना कुछ पलट कर जवाब दिया, ना उनको सबक सिखाने की कोशिश की। उल्टा उसके बाद अभी अभी कुछ 2-3 साल पहले उस समय के जो होम मिनिस्टर थे, चिदम्बरम, उन्होंने बताया कि हम तो जवाब देने की सोच रहे थे। भारत की आर्मी, भारत की सेना पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जब तक हम तैयारी करें, तो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर कोंडोलिसा राइस दिल्ली पहुंच गई, और उन्होंने यूपीए सरकार को मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को धमकाया था कि ऐसा कुछ भी मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। और हमने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया। तो एक बात, भारत पाकिस्तान में जो दुश्मनी है, और फिर भी यहाँ के बहुत सारे लोग सेक्युलर, लिबरल जो होते हैं, ये बताते रहे नहीं, भारत पाक की जनता एक दूसरे को चाहती है। तो वहां से उठकर यहाँ आकर हिंसा फैलाने वाले या आम आदमी को मारने वाले वहां के आम आदमी होता है। अजमल कसाब कोई बड़ा राजनीतिज्ञ नहीं था, पॉलिटिशियन नहीं था, ना कि किसी बड़े घराने से आया हुआ था। एक गरीब घर का बेटा था, उसके साथ आए हुए 8-10 लोग थे, वो भी सामान्य घर के पाकिस्तानी बच्चे थे। उनको भड़का कर वहां की सरकार ने और वहां की जिहादी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहाँ भेजा था। तो अगर बच्चों को भारत के बारे में प्यार है या प्यार सिखाया जाता है, तो अजमल कसाब जैसे बच्चे वहां ना पैदा होते, ना भारत में घुसकर ऐसी हिंसा करते।
लेकिन वहां की जनता, यहाँ की जनता एक दूसरे से प्यार करती है, ऐसी बकवास करने वाली अमन की आशा नाम की मुहिम उस वक्त चल रही थी। आपको याद होगा, हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान जाते थे, कोई बड़ा कनक्लेव है, सम्मेलन है, उसके लिए जाते थे। बड़े बड़े पेपर के संपादक, आपको याद होगा, मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बावजूद कुछ लोग गए थे, आपको याद होगा, मणिशंकर अय्यर जो मनमोहन सरकार में मंत्री थे, फिर बरखा दत्त जैसे पत्रकार, दिलीप पाडगांवकर जैसे पत्रकार, सुधींद्र कुलकर्णी जैसे पत्रकार, ये पाकिस्तान में जाते थे। और पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने चलाई हुई संस्था के कॉन्क्लेव में ये सहयोग देने जाते थे। लेकिन हम पाकिस्तान के इस हिंसा के लिए या पाकिस्तान से ये छुपे प्रॉक्सी वॉर के लिए कभी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मोदी सरकार आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका जवाब देना शुरू हो गया। एयर स्ट्राइक हो गया, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, फिर अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो गया। लेकिन इसके बीच में अभी कल परसों जो धुरंधर नाम की फिल्म आई है, उसने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। और धुरंधर में जिस ढंग से हमारा एक खुफिया एजेंट जाकर कराची के लियारी इलाके में उस माफिया टोले में सहभागी हो जाता है और जो कुछ उत्पात करता है, उसके बाद हम सिमिलरिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। और उस सिमिलरिटी में फिर एक बात आती है, जो खबर हम पिछले 2-3 साल से लगातार सुन रहे, जो भारत की खुफिया एजेंसी या देश जांच एजेंसी के ब्लैक लिस्ट में है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये पिछले 3-4 साल में कोई ना कोई उनको मार डालता है। अचानक से मस्जिद से बाहर निकलने वाला कोई हमजा होगा या कोई अब्दुल्ला होगा, वो अचानक कहीं मकबरे से बाहर निकल रहा है, मस्जिद से बाहर निकल रहा है, अपने घर से बाहर निकल रहा है या किसी मदरसे से बाहर निकल रहा है, और मोटरसाइकिल पर बैठे हुए दो कोई अज्ञात लोग आते हैं और गोलियां दाग देते हैं, ये मरा पड़ा रहता है, वो निकल जाते हैं। और 4-3 साल हो गए, लेकिन ये मारने वाले कौन है, इसमें से एक भी पकड़ा नहीं जाता। ये अजीब बात नहीं लगती आपको? बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे ऑपरेशन होते रहते, हमारे यहाँ हुए, हमारे लोगों ने और देशों में किए हैं। मोसाद या सीआईए ऐसी दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसी इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। मोसाद यानी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, वो सालों साल मेहनत करके अपना कोई दुश्मन ढूंढ निकालती है और उसको उसके घर में घुसकर मारती है। लेबनान हो, तुर्कस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या अमेरिका हो, हर जगह घुसकर मोसाद के लोग अपने दुश्मन को निपटा देते। लेकिन उसकी जिम्मेदारी मोसाद उठाता है और उसकी दुनिया भर चर्चा होती है। लेकिन ये एक अजूबा है कि कनाडा में हो, अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या दुबई में हो, भारत के ब्लैकलिस्ट में जो बड़े सारे दुश्मन हैं, जिहादी और टेररिस्ट करके हमारे ब्लैक लिस्ट में है, उनका खात्मा हो जाता है। और खात्मा जिसने किया वो कभी पकड़ा नहीं जाता, ना कनाडा में पकड़ा गया, ना अमेरिका में पकड़ा गया, ना यूएई दुबई में कोई पकड़ा गया, और पाकिस्तान में भी नहीं पकड़ा जाता। ये अजूब है। जितने भारत के जिहादी दुश्मन पिछले कुछ 3-4 साल में मारे गए, उनको मारने वाला कौन पूछो तो एक ही जवाब आता है, अननोन गनमैन, यानी अज्ञात बंदूकधारी। ये अज्ञात बंदूकधारी कौन है? और ये कहीं से आता है, दो दो लोग होते, वर्णन एक ही है। हर जगह हमको एक ही तरीके का डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन मिलता है। दो बंदूकधारी मोटर बाइक पर बैठकर आ गए, उन्होंने गोली दागी और जिसको मारना था वो मरा पड़ा या इतना जख्मी हो गया तो उसको उठाकर अस्पताल लेके जाना पड़ा, वो अब आखिरी सांसें गिन रहा है। ये खबर हर जगह मरने वाले का नाम बदलता है, मरने वाले का
जो संगठन है उसका नाम कभी जैशे मोहम्मद होता है, कभी तैयबा होता है, कभी क्या हिजबुल मुजाहिदीन होता है। संगठन के नाम बदलते हैं, मरने वाले का नाम बदलता है, लेकिन मारने वाले का वर्णन एक ही होता है। अब ये बात और है कि सिर्फ जिहादी मारे गए, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी सिख मारा गया। अब वो तो जिहादी नहीं है, सिख है, लेकिन भारत में हिंसा फैलाकर जो अलगाववाद की राजनीति करना चाहने वाला विचार है, वो खालिस्तानी विचार का एक इंसान कहीं रावलपिंडी या कहीं लाहौर में मारा गया। कल परसों कोई हमजा नाम का लाहौर या रावलपिंडी में मारा गया। ये 40 से ज्यादा इसका आंकड़ा हो गया। 4 साल पहले की बात आपको याद होगी, कनाडा में ऐसा ही कोई सुक्खा या उस नाम का एक खालिस्तानी मारा गया था, और कनाडा की पार्लियामेंट में उस पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो नाम के थे, उन्होंने तो भारत पर आरोप किया था कि भारत की खुफिया एजेंसी ही ऐसे मर्डर करवाती है, यहां तक आरोप किया। और उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए थे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत में G20 के मीटिंग के लिए वगैरह कुछ आए थे और वापस भी चले गए। लेकिन उसके बाद भारत और कनाडा के रिलेशन बिगड़ गए थे। आखिर में ट्रूडो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाए गए और नए वहां एक प्राइम मिनिस्टर आ गए। इन्होंने भारत से फिर नाता जोड़ा। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि कनाडा हो या ब्रिटेन हो या दुबई हो या पाकिस्तान हो, हर जगह भारत के जो भारत की सुरक्षा के जो दुश्मन है, ऐसे लोगों को कोई दो लोग मोटर बाइक पर आकर मार कर निकल जाते हैं और कहाँ गए उसका पता नहीं होता, उनके चेहरे किसी कैमरा में कैद नहीं होते, तो ये तर्क संगत नहीं होता। इतने मर्डर होने के बाद भले मारे जाने वाले घातपाती हो, दहशतगर्द हो या जिहादी हो, खालिस्तानी हो, लेकिन उनकी हत्या इलीगल कृति है, वो कानूनी कृति नहीं है। तो मारने वाला पकड़ा क्यों नहीं जाता? और इसलिए मेरे दिमाग में एक शक आजकल घूम रहा है कि जिन्होंने इनको भारत के खिलाफ खड़ा किया, जिन्होंने इनको ट्रेंड किया भारत का नुकसान करने के लिए, भारतीय समाज का नुकसान करने के लिए, जिन्होंने इनको प्रशिक्षित किया, तो बाद में ये जो अपने मालिक के लिए जो ट्रेन करने वाला है उसके लिए इन्होंने ऐसे काम किए हैं, तो आगे चलकर उस दहशतगर्द की, टेररिस्ट की जिम्मेदारी उस मालिक पर या उस संगठन पर आती है। अगर आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो ऐसे जिहादी बनाती है, उसको ट्रेन करती है, उनको पैसा देती है, उनको साधन देती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत में आकर हमारा जो क्या हो उसको बोलते हैं, काठमांडू से भारत का हवाई जहाज उठा के लेके गए थे, आपको याद होगा। ऐसे काम करने वाले जो लोग होते वो गलती से भी भारत में मिल गए, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तो एनकाउंटर में मारे जाएंगे या तो कोर्ट से उनको फांसी हो सकती है। तो उनको संभालना, उनको सुरक्षा देना और उनका खर्चा उठाना, वो उस आईएसआई जैसे संस्थाओं की खुफिया एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है। और जो कल मारा गया हमजा जिसका नाम है, उसकी उम्र तो 60 साल के ऊपर गई है। वो अभी उनके लिए काम का नहीं रहा, कहीं जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो एक तरीके से उसको संभालो, उसकी सुरक्षा संभालो, उसका खर्चा उठाओ, उसकी फैमिली का खर्चा उठाओ, ये तो खुफिया एजेंसी के लिए बोझ बन जाता है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे बहुत सारे लोग ट्रेन किए, उनसे गंदे गलत काम करवाए, उसके बाद अब उनका खर्चा उठाना एक तरीके से आईएसआई के लिए बोझ बन गया। और आप तो जानते हो कि पाकिस्तान की आजकल की हालत खस्ता है।
ना पेट्रोल मिल रहा है, खाने को रोटी मिल रही है, सब्जियां महंगी हो गई है, 2 वक्त की रोटी जुटाना आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसे ऑपरेशंस पर या ऐसे जो काम के नहीं रहे, ऐसे लोगों का खर्चा उठाना पाकिस्तान सरकार और आईएसआई के लिए एक तरीके से बोझ बना है। तो शायद इस कारण वो बोझ अपने सर से उठाने के लिए, उतारने के लिए खुद आईएसआई या पाकिस्तानी सेना ऐसे जो पाकिस्तान में छुपे हुए भारत जिनको मारना चाहता है ऐसे लोगों का निपटारा खुद पाकिस्तानी सेना या आईएसआई तो नहीं कर रही है, क्योंकि इनको पाकिस्तान में भी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आईएसआई पर है, पाकिस्तानी सेना पर है। तो इस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने का आसान रास्ता है कि जिसको सुरक्षा देनी है उसको ही निपटा दो, उसको ही निपटा दो। तो ये कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ तक आता है जाता है, इसकी जानकारी आईएसआई को ज्यादा होगी ना। रॉ या आईबी या मोसाद से भी ज्यादा ऐसे लोगों की जानकारी आईएसआई के पास ज्यादा होती है, और आईएसआई दूसरे किसी को सुपारी देकर इनकी मर्डर करवाता होगा। मुझे लगता है कि ऐसे जिहादियों का बोझ अब सहना मुश्किल हो गया आईएसआई के लिए, और इसलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियों के, जांच एजेंसियों के ब्लैक लिस्ट में जो टॉप मोस्ट नाम है उनका निपटारा करने की जिम्मेदारी उठाकर या उनको निपटा कर बिल रॉ के नाम पर फाड़ दो, भारतीय एजेंसी या भारतीय हस्तकों के नाम पर फाड़ दो, और काम तो हम ही कर लेंगे। इस ढंग से आईएसआई शायद अपने सर पे चढ़ा हुआ बोझ हल्का करना चाहती है, और इसलिए अज्ञात वीर के नाम से जब हम कोई घटना सुनते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सच होगी, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होगी कि मारने वाला आईएसआई का ही सुपारी या दिया हुआ कोई होगा, तो उसको ढूंढकर पकड़कर कोर्ट के सामने लाने का पाप आईएसआई क्यों करेगी। इसलिए 40 से ज्यादा ऐसे लोग निपटाए गए, लेकिन उसमें से एक भी आरोपी पकड़ा नहीं जाता, संशयित पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो सुरक्षा दे रहा है उसने तो निपटाया होगा। मुझे लगता है कि इन लोगों को शायद आईएसआई ही निपटा रही है। मेरा शक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो लॉजिक होता है, तर्क होता है, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर आ रहा हूं कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं उसमें आधे से ज्यादा तो शायद आईएसआई ने ही अपने ही देश में निपटाए हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।